Hello everyone, I am Dr. Suman and today's topic is डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है और डायबिटीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर हमारा लाइफस्टाइल करेक्ट हो जाएगा तो हमारा डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा उम्र वालों को अफेक्ट करती है, लेकिन आजकल बच्चों में भी होने लग गई है। तो इसमें एज का क्राइटेरिया कुछ रहा ही नहीं है। ये डायबिटीज़ है, ये किसी को भी हो सकती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है जिसका जो क्या करता है कि इंसुलिन को रिलीज़ करता है। तो इंसुलिन को रिलीज़ करते इंसुलिन का क्या काम है कि वो हमारे ब्लड से शुगर लेके हमारे सेल्स तक पहुंचाए। तो ये इंसुलिन का काम है। लेकिन जब हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन का रिलीज़ होना कम हो जाता है। तो उसकी वजह से इंसुलिन कम रिलीज़ होगा तो वो शुगर को भी सेल्स के पास कम लेके जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे ब्लड में है वो ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा और उससे हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉर्मल रेंज तो पता होनी चाहिए कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं। डायबिटीज़ होने के दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है, या तो वो इनफ इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो। तो हमारे इंसुलिन का क्या काम होता है कि वो ब्लड में से शुगर को सेल्स तक ले जाएगा। तो अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो वो सेल्स तक कैसे लेके जाएगा, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा जो रीज़न है वो है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा है इनफ, लेकिन उसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर रही है। वो कैसे कि हमने कुछ भी खाया और इंसुलिन रिलीज़ हुआ। इंसुलिन ने अपना क्या किया कि हमने जो भी खाया वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में शुगर आ गया। और इंसुलिन ने क्या किया कि ब्लड से शुगर उठाया और हमारे सेल्स में पहुंचा दिया। अब क्या है कि फिर से इंसुलिन आया, फिर ब्लड से शुगर उठाया और सेल्स तक पहुंचा दिया। ऐसे करके खूब सारा शुगर है वो ब्लड से सेल्स तक इंसुलिन ने पहुंचा दिया है। अब सेल्स के पास इतना सारा शुगर इकट्ठा हो गया तो सेल्स ने मना कर दिया कि भाई मुझे और शुगर नहीं चाहिए है। तो वहाँ पे सेल्स ने स्टॉप लगा दिया और उसके बाद क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे सेल्स तो लेने के लिए मना कर दी कि भाई ब्लड शुगर नहीं चाहिए। अब वो क्या होगा, ब्लड में इकट्ठा होगा फिर धीरे धीरे। तो ऐसे करके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ के क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप 1 आता है। टाइप 1 में क्या होता है कि ये बच्चों को अफेक्ट करता है। 20 साल से कम उम्र के बच्चे अफेक्ट होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उसकी वजह से भाई इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड से शुगर सेल्स में कैसे जाएगा। तो ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज़। ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। और इसमें क्या होता है कि या तो इंसुलिन कम रिलीज़ होता है, और कम रिलीज़ होगा तो वही ब्लड से शुगर सेल्स तक नहीं ले जाएगा। जितना बॉडी को एक नीड होती है इंसुलिन की शुगर को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेल्स तक ले जाने के लिए, उतना रिलीज़ नहीं होता है। या फिर इंसुलिन तो है लेकिन वो अपने पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। थर्ड टाइप जो आता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि जब वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का शुगर है वो बढ़ जाता है। ये है आफ्टर डिलीवरी है वो नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन उनके जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कॉज है इसके। ओके, तो सबसे पहला जो कॉज आता है वो है ओवरवेट, यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है
तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो चलो मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि उसने मतलब मोटा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत मतलब ओवर ईटिंग करता है, कोई उसके लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, उसका लाइफस्टाइल भी सिडेंट्री है। तो क्या किया उसने, खाया, ओके, उसकी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ हुआ प्रॉपर जितना उसको चाहिए, ओके, रिलीज़ हुआ। लेकिन वो इतना ज़्यादा खा रहा है, इंसुलिन ब्लड से शुगर लिया, सेल्स में ले गया, फिर से इंसुलिन आया, ब्लड से शुगर लिया, सेल्स में चला गया, ओके। इतना सारा शुगर हो गया ब्लड में, वो धीरे धीरे इंसुलिन है वो सारा ट्रांसफ़र कर देता है सेल्स में। लेकिन सेल्स क्या है, सेल्स को जब वो उसका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है तो सेल्स उसको यूज़ ही नहीं कर रही है, तो क्या सेल्स में है वो शुगर क्या है वो इकट्ठी हो गई है। तो इकट्ठी होने से क्या करती है, सेल्स है वो स्टॉप कर देती है कि भाई इंसुलिन मुझे नहीं चाहिए, शुगर अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है। क्योंकि उसका लाइफस्टाइल ऐसा है तो वो यूज़ ही नहीं कर रहा, उसकी बॉडी उसी एनर्जी को यूज़ ही नहीं करे तो ऑब्वियसली उसके पास इकट्ठी हो जाएगी ना। तो क्या होगा वहाँ पे, क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। अब सेल्स भी नहीं ले रही है शुगर को, तो शुगर कहाँ जाएगा, ब्लड में ही रहेगा, तो ब्लड में रहेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। सेकंड जो बात आती है वो जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर किसी को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लेते हैं तो आप इस चीज़ से बच भी सकते हैं, लेकिन आपको होने का खतरा है, बट अगर आपकी फैमिली में है तो ओके। तो ये कॉज थे। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स, एक तो जब जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको वीकनेस फील होती है, और वीकनेस मतलब हर टाइम ऐसा लगता है कमजोरी सी फील होती है, चक्कर आने लगते हैं। ये पता है क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि वही है कि ब्लड में कुछ खाया, ब्लड में शुगर बढ़ा और इंसुलिन है वो सेल्स तक नहीं ले जा रही है, क्योंकि इंसुलिन कम रिलीज़ हो रही है डायबिटिक पेशेंट में। तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं है तो ब्लड से शुगर जब सेल्स में नहीं जाएगा तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो क्या होता है कि पर्सन है वो वीक होने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं और उसका वेट भी है वो कम होने लगता है, ओके। ये है इसका रीज़न। अब जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास भी इसीलिए लगती है कि वही कि शुगर तो ब्लड में है लेकिन सेल्स को नहीं मिल रहा, तो उसको एनर्जी नहीं है, तो उसको हर टाइम लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, तो वो बार बार पानी पीता है। और पानी ज़्यादा पीता है तो उसको पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया यानी कि उसको बार बार यूरिन पास करना होता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको। और क्या होता है, धीरे धीरे उसके जब कंडीशन बढ़ती जाती है तो उसके फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं, और कोई भी घाव हो जाता है वो ठीक नहीं होता जल्दी से डायबिटिक पेशेंट में। और इसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब आँखों से भी कम दिखने लग जाता है, धुंधलापन आने लगता है, रेटिनोपैथी हो जाता है पेशेंट में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कि डायबिटिक जो पेशेंट है उसके शुगर लेवल को कैसे रिवर्स किया जाए, यानी डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करें, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आता है डाइट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और मैंने पहले भी बताया कि ये जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही कर लेंगे तो ये डायबिटीज़ है वो डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, ओके। तो चलिए अब डाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या हमको अवॉइड करनी चाहिए। हमें जब भी हम खाना खाते हैं, हम कोई भी फूड लेते हैं तो हमारे फूड में क्या क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमें सब्जियों से मिलता है, ओके। तो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है एंड कार्बोहाइड्रेट आता है। तो
कार्बोहाइड्रेट आता है। तो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि पहले से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम ऐसी डाइट प्रीफर करेंगे ना कि जिससे हमारा ब्लड का शुगर है वो बढ़े ही नहीं और ज़्यादा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी है हमारी बॉडी में शुगर। तो उसके लिए क्या क्या डाइट लें? तो प्रोटीन ले सकते हैं हम, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। और फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिल रहा है हमको, और डायबिटीज़ वाले को मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। ये बात हो गई ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमको अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा फूड ठीक है या नहीं है, उसके लिए हम 3 मेथड्स यूज़ करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नेट कार्बोहाइड्रेट एंड पीएफ वैल्यू। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो फूड में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में कितना समय लेता है। तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा फूड है जो बहुत जल्दी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा और कौन सा फूड है जो हमारे ब्लड शुगर को जल्दी से नहीं बढ़ाता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, हाई है, तो वो फूड क्या है कि शुगर में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कि डायबिटिक पेशेंट को वो अवॉइड करना चाहिए। और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब कि वो शुगर में कन्वर्ट बहुत स्लो होता है, तो वो फूड है वो डायबिटिक पेशेंट है वो खा सकता है। नेट कार्बोहाइड्रेट निकालना आना चाहिए कि नेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो नेट कार्बोहाइड्रेट ये होता है कि जो टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से हम अगर फाइबर को माइनस कर देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं और हम कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं, जैसे कुछ भी हमने लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल पोहे के पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल कार्बोहाइड्रेट लिखा है, माइनस मैंने ये फाइबर को कर दिया, तो 63 ग्राम है वो नेट कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। तो जो नेट कार्बोहाइड्रेट होता है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 से ज़्यादा है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और पोहे का 63 है तो बिल्कुल सही नहीं है। नेट कार्बोहाइड्रेट है वो 20 से 25 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो आप डायबिटीज़ से रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो आप जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं, खाने का फूड आइटम खरीदते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को हमेशा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देखनी ही चाहिए पैकेट पे है। यानी कि जो पीएफ वैल्यू है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। जितना ऊपर होगी उतना ही डायबिटिक पेशेंट के लिए वो फूड है वो सही रहेगा। ओके, और वो हेल्प करेगा, उसका ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। एक सिंपल वे में आपको खुद का डाइट चार्ट खुद बना सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस में कितना कार्बोहाइड्रेट है और मुझे एक डायबिटिक पेशेंट को कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि नेट कार्बोहाइड्रेट है वो 20 to 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप पीएफ वैल्यू देखते हैं तो वो 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा होगा पीएफ वैल्यू उतना ही आपके लिए अच्छा होगा डायबिटिक पेशेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको पूरा ये डायबिटीज़ के बारे में समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ भी पूछना हो, बहुत सारे माइंड में बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि क्या मैं ये खा सकता हूँ या ये नहीं खाना चाहिए मुझे, जो भी आपके मन में सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।